22 अगस्त 2009 थर के रेगिस्तानों में दबे कोयले के वसी जखायर से आखिरकार 50 मेगावाट बिजली पैदा करने के तजुर्बाती मंसूबे का ऐलान कर दिया गया। जियो न्यूज पे चलने वाली यह खबर तवानाई के हसूल के एतबार से बड़ी खुशाइंद है, लेकिन इसके साथ साथ ही यह एक अलमिये का भी पता देती है, और वो ये कि गुज़श्ता कई बरसों में आने वाली मुख्तलिफ हुकूमतें और अफसरशाही थर के कोयले के जखायर के हवाले से कौम के सामने क्या गुल खिलाते रहे हैं। इस खुशखबरी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन गुज़श्ता 2 अशरों पे पड़ी खामोशी से पर्दा नहीं उठाया गया। बात इतनी सादा नहीं है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं थर के रेगिस्तान से। ये थर है, सिंध में वाक़े कोयले के ज़खायर जो कि सऊदी अरब और ईरान के तेल के मुश्तरका असासों से भी ज्यादा है। लोड शेडिंग का अजाब भुगतती हुई हमारी कौम को सिर्फ 25,000 मेगावाट सालाना की जरूरत होती है, जबकि रिसर्च के मुताबिक कोयले के इन ज़खायर से 1 लाख मेगावाट सालाना बिजली पैदा की जा सकती है, और वो भी 2 सदियों तक। उन्नीस सौ 1947 से लेकर 1990 तक हमें इन ज़खायर का पता ही नहीं था, तो इस दौर को हम बेखबरी का दौर कह सकते हैं। मगर 1990 से लेकर आज तक भी हमने तवानाई के इन ज़खायर से कोई काबिल जिक्र फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि कोयले के इन ज़खायर की दरियाफ्त लगभग 2 वर्षों कबल अमल में आई। ये ज़खायर सहराए थर में तकरीबन 9,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। इस दरियाफ्त ने पाकिस्तान को दुनिया में कोयले की दौलत से मालामाल ममालिक की सफ में 4थे नंबर पर खड़ा कर दिया है। तहकीकात के मुताबिक सल्फर की मिकदार कम होने के बायस इस कोयले को माहौल दोस्त और बिजली पैदा करने के लिए मौजूद तरीन करार दिया गया है। 19 जनवरी 1995 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने थर में थिहार जोहिलो पोर्टो के मकाम पर कोयले से तकरीबन 320 मेगावाट बिजली पैदा करने के एक मंसूबे का इफ्तिताह किया। ये हांगकांग की कंपनी गॉर्डन वू और सिंध कोल अथॉरिटी का मुश्तरका मंसूबा था। जराये के मुताबिक इस मंसूबे के पहले 5 साल तक हार्ड कोल बैरून ममालिक से आना था। बाद में थर का कोयला यानी लिग्नाइट इस्तेमाल होना था। तकनीकी माहिरीन का ख्याल था कि ये सब अमली तौर पर मुमकिन नहीं, लिहाजा मुजव्वजा प्रोजेक्ट को कराची के करीब केटी बंदर के मकाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। 1996 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के साथ ही इस प्रोजेक्ट पर मजीद काम भी खत्म कर दिया गया। 2001 में थर कोल टास्क फोर्स की तश्कील और फिर जुलाई सन 2008 में थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का कयाम अमल में आया। इदारे बनते रहे और तकर्रियां होती रहीं, लेकिन मुल्क भर में तवानाई का ये शदीद बहरान और दूसरी जानिब मख्फी तवानाई के ये खजाने हुक्मरानों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। इंजीनियर वली मोहम्मद रहीमो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की सूबाई कौंसिल के रुकन हैं। उनका दावा है कि थर में मौजूद कोयले के इन ज़खायर का सबसे पहले उनको पता चला था। साल था 1988। बनफाइल की टीम कराची के इलाके क्लिफ्टन पहुंची है, जहां रिहाइश पजीर हैं इंजीनियर वली मोहम्मद रहीमो। थर प्रोजेक्ट पर वो गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और आजकल कराची की यूनिवर्सिटी NED में थर कोल पर रिसर्च भी कर रहे हैं। उस जमाने में मैं स्टूडेंट था, मैंने फिर प्रोजेक्ट जो सिलेक्ट किया वो थर के ऊपर ही था। थर की रेत और थर का कोयला, इसके ऊपर रिसर्च की। तो 88 में ये निशानदेही होगी कि यहाँ कोयला मौजूद है, लेकिन 88 से पहले हमें ये पता ही नहीं था कि इतना बड़ा खजाना यहाँ मौजूद है। ये भी बदनसीबी थी कि यानी कि आज़ादी के बाद 88 तक हमें इस खजाने का पता नहीं था। अच्छा, अब दूसरे फेज में आते हैं। 88 से लेके 90 और 92 और फिर 95 तक, इसकी तफसील जरा बताइएगा। जब ये चीज़ें अखबारों में आई तो 92 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि थर के अंदर फलां जगह पे इस्लाम कोर्ट के करीब कोयले का बहुत बड़ा खजाना है। 93 में मोहतरमा शहीद रानी हमारी, उन्होंने विजिट किया थर पार कर, वो खुद वहाँ आई थी
उन्होंने एक छोटा सा इफ्तिताह भी किया। 95 में एक वहाँ पर एक शाफ्ट भी लगी, तो उसमें कोयले को बाकायदा निकालने के लिए एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक शाफ्ट भी लगाई गई थी, लेकिन पेपर वर्क पे अथॉरिटीज़ बनने में वो तो अभी तक कोशिश जारी है, वो अपनी जगह पे। लेकिन 95 के बाद कोई माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो नहीं सका बदकिस्मती से। उस वक्त से लेके अब तक जो स्पीड है, यानी इतने बड़े जखीरे से जो हम फ़ायदा उठा सकते थे, इसमें जो डिले है, इस डिले की आप वजह क्या समझते हैं? बड़ी बदकिस्मती है कि हमें जब पता चल गया 92 के बाद तो कंफर्म था, उसके बाद चलो उसको छोड़े, 95 के बाद तो मोहतरमा शहीद उधर जा चुकी, छोटा मोटा इफ्तिताह हो गया, उसके बाद तो कंफर्म ही था, उसको भी 15 साल हो गए। 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, वरना ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो 3-4 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि इतने साल तक इसको स्लो रखा जाए, इसको डिले किया जाए? आप इसको एक ऑर्गेनाइज्ड लॉबी की प्लानिंग समझते हैं, या आपके ख्याल में ये हमारी मजमूई गफलत का एक रवैया है जो हमने इग्नोर किया? इसमें मुझे 4 ऐसी लॉबीज़ हैं, ऐसे माफिया भी कह दें, वो हैं जो इस काम को आगे बढ़ने में खुश नहीं है। वो कौन है? जो लोग बिजली के बहरान में जनरेटर इंपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े, छोटे की बात नहीं कर रहा। 3 लॉबीज फिर है। सबसे निचली वाली सतह की लॉबी को उठाऊं तो वो है ऑयल इंपोर्ट करने वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं इसमें, फौजी जर्नल भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो वो लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 60% तक जो है वो हम बिजली पैदा कर रहे हैं ऑयल से। दूसरी लॉबी ये भी है कोयला इंपोर्ट करने वाले लोग, जो कोयला हमारे पास मौजूद है लेकिन बाहर से लाते हैं, फिर यहाँ बेचते हैं। अच्छा, एक और आखिरी जो मैं अर्ज करूँगा वो सियासी लॉबी उसको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग चाहते हैं कि कालाबाग डैम बने, कुछ चाहते हैं कि ना बने। तो इसमें मैं अर्ज करूँगा कि जो वो लोग जो कालाबाग डैम के हामी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कोयला निकले और बिजली का मसला हल हो जाए और कालाबाग डैम बनने का जवाज़ ख़त्म हो जाए। 1997 में दोबारा इक़्तिदार में आने के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने थर कोल प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं ली। इन ज़खायर के दरियाफ्त होने के साथ साथ इससे मुतालिक बुनियादी मालूमात भी हासिल हो चुकी थी। शायद 93 की बात है कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बाद ये सर्द खाने में डाल दिया गया। जो हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट के उस ज़माने में लोग थे, उन्होंने इसे नाकाबिल अमल करार दिया। ऐसी डिपॉजिट्स ये अल्लाह ताला ने हमको यहाँ दी हुई है कि अगर ये सही इस्तेमाल हो तो न सिर्फ ये कि पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो, बल्कि इतना खुशहाल हो कि इस पूरे रीजन में इसकी खुशहाली की मिसालें फिर दी जाएं, सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने से।